नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 76 यानी 76 नंबर सेट देखेंगे और पूरे प्रश्न को समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। प्रश्न है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं नियोनेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजी। वहीं बात करें कोंकोलॉजी की बात करें तो कोंकोलॉजी शंख विज्ञान के अध्ययन को, शंख विज्ञान के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कोंकोलॉजी। वहीं नेमाटोलॉजी की बात करें तो सूत्रकृमि, सूत्रकृमि के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? नेमाटोलॉजी कहते हैं। वहीं कुछ और हम लोग देखते हैं एनाटोमी। एनाटोमी में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो एनाटोमी में हम लोग जीव विज्ञान की के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी, तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग हाइजीन, तो स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य विज्ञान क्या कहलाता है? हाइजीन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइजीन कहलाता है। वहीं न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी की बात करें तो मानव शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं के अध्ययन और उपचार का विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कौन कौन? उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक क्या होता है? ये उत्तक जंतु की बाहरी, भीतरी तथा स्वतंत्र सतहों पर पाई जाती है। यह शरीर के अंतरंगों को चोट लगने से बचाता है और उसे नम बनाए रखता है। वहीं दूसरा उत्तक होता है संयोजी उत्तक। कौन सा? संयोजी उत्तक। यह उत्तक शरीर के अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जैसे रक्त और लसिका संयोजी उत्तक के उदाहरण है। प्राणियों में एसिपोसाइड संयोजी उत्तक में वसा संग्रहित करती है। वहीं तीसरा होता है पेशी उत्तक। कौन सा? पेशी उत्तक। यह मांसपेशियों का निर्माण करता है। हमारी मांसपेशियां इसी से बनी होती है। पेशी उत्तक भी 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में बहुत बार आया है। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अरेखित, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी और हृदयक, हृदयक पेशी। ये 3 प्रकार के होते हैं। वहीं चौथा जो उत्तक होता है वह होता है तंत्रिका उत्तक। वह क्या होता है? तंत्रिका उत्तक। इसे चेतना उत्तक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं उत्तकों से बना होता है। वहीं बात करें कि यह 2 विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना होता है तंत्रिका उत्तक। कौन कौन? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से और दूसरा न्यूरोग्लिया से। यह उत्तक शरीर में होने वाले सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? तंत्रिका उत्तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव नहीं है तो इसमें कौन नहीं है? जीवाणु नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। जीवाणु कल के सेट में भी आया था। इससे जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूमेनहॉक ने किया था। ल्यूमेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था 1683 ईस्वी में। ये इंग्लैंड के थे और इन्हें ही जीवाणु का पिता कहा जाता है। किसे? ल्यूमेनहॉक को। वहीं बात करें अहरेन वर्ग जो है, इन्होंने 1829 ईस्वी में जीवाणु का नाम दिया था। जीवाणु नाम किसने दिया? अहरेन वर्ग ने दिया था। वहीं बात करें 1843 से 1910 में रॉबर्ट कोच ने कोलेरा तथा टीबी के जीवाणुओं की खोज किया था। तो टीबी के जीवाणुओं का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। जबकि रेबीज के टीके का खोज किया था लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। वहीं बात कर लेते हैं पास्चुराइजेशन की खोज, तो दूध के पास्चुराइजेशन की खोज भी किया था लुई पास्चर ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। तो AB वाले उसे ही रक्त दे सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप AB हो। जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो? AB हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, जबकि ओ को हम लोग करते हैं सर्वदाता ब्लड ग्रुप, सर्वदाता ब्लड ग्रुप। वही क्वेश्चन आता है किसमें एंटीजन पाए जाते हैं, तो एंटीजन या पाए जाते हैं ए में, बी में और ए बी में, ये तीनों में जो है एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संस्करण के लिए होती है, प्रोटीन के संस्करण के लिए होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं प्रोटीन निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, 20, जिसमें से 10 शरीर खुद संश्लेषण करता है, जबकि 10 शरीर जो है भोजन के रूप में प्राप्त करता है। किसके रूप में, भोजन के रूप में प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन होता है विटामिन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। सबसे अधिक स्रोत विटामिन ए का होता है गाजर। कौन सा होता है, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। इसकी कमी से रतौंधी भी होती है, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से हम लोग जानते हैं बेरी बेरी नामक रोग होती है, और इसका विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है, थायमीन इसका रासायनिक नाम। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका जो है रासायनिक नाम है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। स्कर्वी नामक बीमारी होती है और खट्टी चीज़ों में ये पाए जाते हैं। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। वहीं मछली के तेल, दूध, अंडे में विटामिन डी पाए जाते हैं। वहीं बात करें विटामिन बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, जल में। बाकी ए डी ई के ये सारे वसा में घुलनशील है। अब वहीं बात करें विटामिन, तो विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने किया था। विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है, तो विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी है अफ्रीकन हाथी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, अफ्रीकन हाथी। इसका वजन लगभग 6 टन के बराबर होता है, 6 टन के आसपास इसका वजन होता है। वहीं बात करें यह जो है 7.5 मीटर लंबा होता है, 7.5 मीटर तक लंबा होता है, और यह 12 महीनों तक इसका गर्भकाल की अवधि है 22 महीने। कितना है, 22 महीने। वहीं बात करें कि धरातल पर सबसे बड़ा प्राणी की बात करें तो कौन होता है, ब्लू व्हेल। कौन सा, स्तनपायी की बात करें तो होता है ब्लू व्हेल। कौन सा होता है, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी होता है। वहीं सबसे छोटा स्तनपायी की बात करें तो वह होता है बम्ब लबी चमगादड़। बम्ब लबी चमगादड़ जो है यह सबसे छोटा जो है स्तनपायी होता है। वहीं बात करें कि किस प्राणी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ऊंट जो है, ऊंट इसका जो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं उसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद में है ऊंट, उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। बिल्कुल गलत, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं, हिरन कर सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो घास या हरे पौधे को खाते हैं, हिरन कर लीजिए इसको। प्राथमिक उपभोक्ता हो गया हिरन। द्वितीय उपभोक्ता तेंदुआ जो है द्वितीय उपभोक्ता हो गए। वहीं बात करें अपघटक, तो ये बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। जो कवक और बैक्टीरिया क्या है, अपघटक होते हैं। उत्पादक की बात करें तो पेड़ पौधे घास ये सारे क्या है, उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं,
तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, पुष्प का नर लैंगिक अंग होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं पुष्प में मादा लैंगिक अंग होता है स्त्री केसर। कौन होता है? स्त्री केसर होता है। इसी में वर्तिका, वत्रिकाग, ये सारे किसी में होते हैं? स्त्री केसर के भाग हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वों में कौन सा समुच्चय की संयोजकता एक समान है? यानी कौन सा इसमें जो समूह है उसकी संयोजकता एक समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैप में समझते हैं कि संयोजकता इन तीनों का समान कैसे है। चलिए चलते हैं मैप की ओर। प्रश्न था कि निम्नलिखित में किसकी संयोजकता जो है समान होती है? तो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है। तो इसकी संयोजकता उतनी होगी जितना बाहरी कोर में, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होगा वही इसकी संयोजकता होगी। तो देख रहे हैं मैग्नीशियम, इसके बाहरी कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक ये, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। वहीं बात करें कैल्शियम, तो इसकी भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 2 होगी। वहीं बात करें बेरियम, तो इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी संयोजकता कितनी होगी? 2। तो यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, इस तीनों की संयोजकता कितनी है? 2 है। या इन तीनों का संयोजकता समान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता? एल्यूमिना का नहीं किया जाता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांच की बात करें, साधारण कांच, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन यानी मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप की बात करें तो इसमें रेत, सोडा, क्वार्ज का प्रयोग किया जाता है। कांच से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं कि कांच का जो रंग होता है वह कौन सा पदार्थ मिलाने पर कैसा होता है। जैसे कांच का गहरा नीला रंग किस पदार्थ के मिलाने से होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से कांच का रंग कैसा होता है? गहरा नीला होता है। वहीं बात करें कांच का रंग हरा, ये किसके मिलाने से होता है? तो ये मिलाने से होता है सोडियम क्रोमेट। वहीं बात करें कांच का जो पीला रंग होता है वह कैडमियम सल्फेट तथा यूरेनियम ऑक्साइड के कारण। वहीं पीकॉक नीला की बात करें तो क्यूप्रिक लवण के कारण। वहीं कांच का लाल रंग यह किसके कारण? तो मैंगनीज डाइऑक्साइड के कारण। मैंगनीज डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग जो है लाल होता है। ऑक्साइड के कारण कांच का रंग लाल होता है। वहीं बात करें फ्लिंट कांच का यूज दूरबीन और कैमरा के रूप में, बल्ब के रूप में। वहीं पायरेक्स कांच का यूज प्रयोगशाला में किया जाता है। क्रूक्स कांच का यूज धूप के चश्मे के रूप में किया जाता है। जबकि प्रकाशीय कांच का उपयोग जो है यूज चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, जल के उपचार में फिटकिरी का उपयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो फिटकिरी का उपयोग स्कंदन के मदद के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्कंदन की बात है तो स्कंदन का उपयोग अशुद्धियों के आकार को बड़ा करने के लिए किया जाता है, ताकि वह अवसादन टैंकों में बैठ जाए। बड़ा होगा और वह उसके टैंकों में क्या होगा? बैठ जाएगा, जिससे अशुद्धियां क्या होगी? दूर हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करता है पास्कल सिद्धांत पे कार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पास्कल ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, यानी जी को नगण्य मान लेते हैं, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव क्या होगा? उसका दबाव समान होगा, यानी इक्वल होगा, बराबर होगा। दबाव जो है समान होगा। वहीं इसका जो दूसरा नियम था वह कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है।
वहीं पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस और हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। ये सारे जो है पास्कल सिद्धांत पे कार्य करते हैं। चलिए देखते। अच्छा, प्लवन की बात है तो प्लवन सिद्धांत क्या था? तो प्लवन का जो सिद्धांत था, संतुलन अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है। यह जो है प्लवन का नियम था, प्लवन का सिद्धांत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका एक समान क्या है? तो उसका जो है कह रहा है कि समय अवधि के बराबर वृत्ताकार पथ में बराबर दूरी तय करता है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये कह रहा है कि दूरी और समय उसका बराबर है, तो चाल भी उसका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार कीजिए। वायरस, जीवाणु, कवक। वायरस, जीवाणु और कवक की बात है। देख लेते क्या कह रहा है। उपयुक्त में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार है? तो इसके लिए जिम्मेवार होता है जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु और कवक। वायरस जो है यह इसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है। वायरस की बात करें तो वायरस का खोज किसने किया था? वायरस का खोज किसने किया था? इवान विस्की ने। इवान विस्की ने वायरस का खोज किया था 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोजेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण इसे सजीव और निर्जीव का कड़ी कहा जाता है। वायरस को जो है सजीव और निर्जीव का क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। वायरस के निर्जीव होने के लक्षण, ये कोशिका रूप में नहीं होते हैं, इसको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। वहीं सजीव का लक्षण क्या है? इसके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणक होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है केल्विन जूल पर केजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन जूल पर केजी। वहीं बात कर लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि 1 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 4.186 जूल। वहीं 1 किलो कैलोरी बात करें, 1 किलो कैलोरी की बात करें तो इसमें कितना जूल होता है? 4186 यानी 4186 जूल होता है। ये बराबर होता है 1000 कैलोरी का, ये बराबर होता है 1000 कैलोरी का। वहीं बात करें विशिष्ट ऊष्मा से भी क्वेश्चन आते हैं कि बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा होता है 21 जूल पर केजी केल्विन, पर केजी केल्विन। वहीं बात करें लोहा, तो लोहा का जो है विशिष्ट ऊष्मा होता है 460 जूल पर किलो केल्विन। वहीं जल का पूछे तो जल ही पूछा जाता है, 4200 जूल पर किलो केल्विन इसका गुप्त विशिष्ट ऊष्मा होता है। कितना होता है? 4200। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? तो कौन इससे छोटी वस्तु बनाएगा? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। वहीं बात करें अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है और क्या होता है? वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किन प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन का
सिद्धांत देने के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझते हैं हम लोग इसे। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका सबसे आसान उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना यानी जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका फैलाव उसका फैलाव क्या होगा? सबसे अधिक होगा। उसका फैलाव जो है सबसे अधिक होगा। वहीं बात कर लेते हैं प्रकीर्णन के और उदाहरण हो गए। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लालिमा दिखाई देना, वह किसका उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाता है? धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था ये कहलाती है मुद्रास्फीति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। चलिए समझते हैं हम लोग इसे अच्छे से। मुद्रास्फीति होता क्या है? तो मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह व्यवस्था है या अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। यानी पैसा का मूल्य क्या होता है? पैसा का मूल्य जो है गिर जाता है। पैसा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है। कीमत क्या होती है? कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टिकोण से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, किंतु इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। वहीं बात कर लेते हैं अपस्फीति। अपस्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं और उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आ जाती है, रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति अपस्फीति स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति? अपस्फीति। वही विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए तब क्या होता है? अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देता है और नई मुद्रा चालू कर देता है। जिसके पास काला धन होता है उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वतः नष्ट हो जाता है। यानी जो नोटबंदी हुआ था वो विमुद्रीकरण कहलाया था। चलिए जानते हैं अवमूल्यन क्या होता है। तो किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में आया। यह कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित होती है। यह कौन सा? गोल्डन हैंडशेक योजना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न किस सरकारी एजेंसी ने राज सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? ये विकसित किया है नीति आयोग ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति का ही फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। वहीं नीति आयोग की बात करें, यह केंद्र एवं राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराती है। वहीं बात करें योजना आयोग और नीति आयोग, तो दोनों में अगर अंतर समझना हो तो योजना आयोग के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका होती है, जबकि नीति आयोग के योजनाओं के निर्माण में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की सहभागिता होती है। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का निर्माण एवं उद्देश्य क्रियान्वयन सुनिश्चित करना योजना आयोग का कार्य था, जबकि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति तथा 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना ये नीति आयोग का काम था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है वाणिज्य के किस पहलू में बुल एंड बियर संबंधित है? तो बुल एंड बियर यह किससे संबंधित है? यह स्टॉक बाजार से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बुल एंड बियर की बात आई तो ये क्या होता है समझ लेते हैं। शेयर बाजार में भाग लेने वाले ऐसे लोगों का समूह जो भविष्य में बाजार मूल्य के ऊपर उठने तथा
पूंजी लाभ की उम्मीद करता है बुल या तेजड़िया कहलाता है, तथा ऐसे लोगों के समूह जो बाजार के गिरने तथा पूंजी की हानि की प्रत्याशा करता है बियर या मंदड़िया कहलाता है। दोनों समझ लीजिए। तो जो शेयर बाजार में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्ति का समूह जो भविष्य में बाजार के मूल्य ऊपर उठने तथा पूंजी लाभ की उम्मीद करता है बुल कहलाता है, तथा ऐसे लोगों का समूह जो बाजार के गिरने और पहला था जो बाजार के मूल्य के ऊपर उठने गिरने तथा पूंजी हानि की प्रत्याशा करता है उसे बियर कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो कोर सेक्टर के अंतर्गत कोयला भी आते हैं, सीमेंट भी आते हैं, पेट्रोलियम भी आते हैं और स्टील भी आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग कोर सेक्टर कहलाता है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं केडीआर यानी कृष्णदेव राय इसके लेखक है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में ये रचना की। वहीं इनकी एक प्रमुख रचना है जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम इसकी प्रमुख रचना है जो संस्कृत में लिखी गई। इसी के दरबार में विद्वान 8 तेलुगु कवि जिसे अष्ट दिग्गज कहते थे रहते थे। इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज भी कहा जाता है। इन्होंने 1000 मंदिर का निर्माण कराया। यह अल्बुकर्क के समकालीन थे और पुर्तगालियों से इनका अच्छा संबंध था। बाबरनामा में विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय का वर्णन है। किसका उल्लेख है? कृष्णदेव राय का उल्लेख है। वहीं इन्हीं के दरबार में 2 विदेशी यात्री आए थे, डोइंग पायस और बारबोसा। कौन आए थे? डोइंग पायस और बारबोसा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो मुगल सम्राट जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा वह था बाबर और जहांगीर। कौन था? बाबर और जहांगीर। बाबर ने बाबरनामा की रचना किया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा शुरू तो किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। पूरा किया था मोतबिंद खान ने। किसने किया था? मोतबिंद खान ने पूरा किया था। वहीं बात करें बाबर के बाद हुमायूं, तो हुमायूं इसकी जो आत्मकथा है यह इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। वहीं बात करें आईने अकबरी इसकी रचना किया था अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने इसकी रचना किया था। जबकि शाहजहां नामा यानी शाहजहां का जो आत्मकथा है वह लिखा था इनायत खान ने। किसने लिखा था? इनायत खान ने शाहजहां नामा की रचना किया था। जबकि शेरशाह तारीखे शेरशाही की रचना अब्बास खां शेरवानी ने किया था। किसने किया था? अब्बास खां शेरवानी। आईने अकबरी इसे अकबरनामा कहा जाता है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन जो है पहला जहाज था। वहीं बात करें मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वह अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस था जो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था 1609 ईस्वी में। वही बात करें इसके बाद 1300 ईस्वी को फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दिया गया था जहांगीर के द्वारा। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था सर टॉमस रो दूत बनकर आया था। वह फरवरी 19 तक रहा था। लगभग 4 वर्षों तक वह भारत में रहा था। उसने जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता पाई थी। वहीं 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पेगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकेगा इजाजत दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और यही राजपूताना एसएस राजपूताना जहाज से
एसएस राजपुताना जहाज से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राणा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राणा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि ये किसने दिया था? ये दिया था कश्मीर के राजाओं ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के राजाओं ने दिया था। वहीं बात करें राणा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया उस समय थे महासिंह, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। यानी कि यह किस मिसल से थे? यह सुकरचकिया मिसल से थे। वहीं बात करें राजा रणजीत सिंह, तो यह शासक बना था 1798-99 में, लाहौर का शासक बना था। यह अप्रैल 1805 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह चार्ल्स मेटकॉफ के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। बहुत बार एग्जाम में आया। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? मेटकॉफ और यही राजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। राजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री थे फकीर अजीबुद्दीन एवं वित्त मंत्री था दीनानाथ। वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? तो ब्रिटिश ने पंजाब को कब मिलाया था? 1849 ईस्वी में मिलाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब मिलाया था? 1849 ईस्वी को मिलाया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 तक चला था, इसमें जो है पंजाब, इसके बाद क्या हुआ 49 में 29 मार्च 1849 ईस्वी को ब्रिटिश का पंजाब में विलय कर दिया गया था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो था कोहिनूर, वह जो है महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया और इससे कोहिनूर हीरा ले जाके महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। वहीं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध हुआ था। इसके दौरान 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था रामनगर का युद्ध, 48 में हुआ था, वह अनिर्णित रहा, यानी वह उसका निर्णय नहीं हो सका। दूसरा युद्ध हुआ था चिलैयावाला का युद्ध, जो 13 जनवरी 1949 को हुआ था, वह भी जो है उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। तीसरा युद्ध जो हुआ था वह गुजरात में हुआ था, चिनाब नदी के किनारे, गुजरात क्षेत्र में चिनाब नदी के किनारे हुआ था 12 मार्च 1939 को, जिसमें सिख जो है बुरी तरह से हार गए थे और पंजाब का विलय कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। इन्हीं के द्वारा 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति जो 19 वर्ष था उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इस लिटन ने 19 कर दिया था, फिर इन्होंने 21 वर्ष कर दिया। इन्हीं के समय में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इन्हीं के समय में 1881 में नियमित जनगणना की शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और इन्हीं के द्वारा 1883 में एल्बर्ट जो बिल विधेयक था उसे प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? यही रिपन के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो अहस्तक्षेप नीति का अर्थ होता है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अहस्तक्षेप नीति की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था सर जॉन शोर ने। किसने किया था? सर जॉन शोर ने। एग्जाम में प्रश्न आया है, अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति ये किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था लॉर्ड लॉरेंस ने। किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाया था, लॉर्ड लॉरेंस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 11, इसमें नागरिकता संबंधी वर्णन है। इसमें वर्णन है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई। अवसर की समानता का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 16 में दिया गया। वहीं अनुच्छेद 28 की बात करें तो 28 में है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 28 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। वहीं बात करें जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। वहीं अमेरिका के संविधान की बात करें तो यहाँ से प्रस्तावना मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और वहीं उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और वित्तीय आपात, यही आता है एग्जाम में। वित्तीय आपात ये कहाँ से लिए गए हैं? ये सारे अमेरिका से लिए गए। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संघ राज्य के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये एग्जाम में आता है। ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये कम से कम 10 वर्ष, कम से कम कितना का अनुभव होना चाहिए? उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अच्छा समझ लेते हैं कि इनका जो है अनुभव यानी इसके लिए अर्हताएँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला अर्हताएँ होता है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा कि किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रहा हो, और या कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। अगर अधिवक्ता की बात करें यानी एडवोकेट की बात करें तो 10 वर्ष, और न्यायाधीश की बात करें तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक उसके पास न्यायाधीश का अनुभव रहा हो, और वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधेयकता हो, यानी राष्ट्रपति के नॉलेज में वह विधि का पारंगत ज्ञाता हो। ये उसके लिए अर्हताएँ होती है, और ये वर्णित है अनुच्छेद 124 के 3 में। अनुच्छेद 124 के 3 में हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश। शुरू में जो है इसकी संख्या 10 निश्चित की गई थी। 1960 में 13 किया गया। 1960 ईस्वी में इसकी संख्या 13 किया गया। 1977 में इसकी संख्या 17 किया गया। 1986 में इसकी संख्या कितना किया गया? 25 किया गया। और फिर 2009 में इसकी संख्या 26 से बढ़ाकर कितना किया गया? 31 किया गया। फिर 2019 में इसे 34 सदस्यों वाला बनाया गया, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। देख लेते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। ये गलत है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ये सही है। 73वें संविधान के 12वें अनुसूची में वर्णित है। ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था है, यह भी सही है। यानी आंसर 2 और 4 सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में मोबाइल कोर्ट का शुरुआत किया था
एपीजे अब्दुल कलाम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह भारत के राष्ट्रपति रहे थे 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने ही चलित न्यायालय की शुरुआत किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है स्वतंत्रता का अर्थ है। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ये बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। यदि उसे प्राप्त ना हो, क्या प्राप्त ना हो? तो वैध मतों का 1/6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो वह अपनी जमानत राशि खो देता है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जमानत राशि कितना होता है? तो सामान्य के लिए जमानत राशि होती है 25,000, जबकि एससी और एसटी के लिए जमानत राशि होती है 12,500। कितना होता है? 12,500 होता है। अगर वह वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो वह राशि जो है राजकीय कोष में डाल दी जाती है। यानी लगभग कह सकते हैं 16.6% वैध मतों का उसे इतना प्रतिशत लाना होता, नहीं तो उसकी जमानत राशि सरकार जब्त कर लेती है। चलिए, चुनाव आयोग जब्त करके राजकोषीय में डाल देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। वहीं बात करें संविधान की बात करें तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? तो ये थे BN राव। कौन थे? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। वहीं बात करें संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और उसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। वहीं SN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का प्रतीक था यानी मुहर था उसका हाथी। क्या था? हाथी था। संविधान को पूर्णतः हाथ से किसने लिखा था? तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। वहीं बात करें संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस ने किया था। किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो आर्थिक नियोजन ये हमेशा एग्जाम में यही आते हैं, आना होता है। तो आर्थिक नियोजन और जन स्वास्थ्य यही आते हैं। तो आर्थिक नियोजन यह समवर्ती सूची में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। पहले 47 विषय थे। दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सारे आते हैं समवर्ती सूची में। संघ सूची की बात करें तो इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले 97 विषय थे। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सारे संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। शांति एवं व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन और जन स्वास्थ्य, ये 2 आते हैं इससे। ये दोनों राज्य सूची में वर्णित है, जबकि राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और पहले 66 विषय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से 1 मुस्लिम सदस्य थी।
एक जो है मुस्लिम सदस्य थी। वहीं हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं, जो मुस्लिम सदस्य थी उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो है यह मुस्लिम सदस्य थी। वहीं बात करें जो चुनाव हुआ था 296 पर, उसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, और अन्य स्वतंत्र और अन्य पार्टियों को मिलाकर कुल 15 सीटें मिला था। यानी इंडिपेंडेंस और अन्य और अदर पार्टियों को जो है कुल 15 सीटें मिला था। वहीं इसमें एसटी अनुसूचित जाति की संख्या कितना था? तो अनुसूचित जाति की संख्या 33 था। कितना था? 33 था। चलिए, और 4 सिख थे। सिख्स कितने थे? 4 सिख थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्ज डैम्स किस देश में स्थित है? तो यह चीन में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो चीन ने बनाया है। और यह किस नदी पर है? यह यांगजी नदी पर है। यह यांगजी नदी पर है। किस नदी पर है? यांगजी नदी पर है यह डैम। वहीं बात करें इसकी लंबाई की बात करें तो यह 2.3 किलोमीटर लंबा है। यह जो है कितना लंबा है? 2.3 किलोमीटर यह लंबा है। वहीं बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। लंबा इसकी इतना है और इसकी चौड़ाई है 115 मीटर, और इसकी ऊंचाई है इसका हाइट है 185 मीटर। वहीं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध जान लेते हैं हम लोग। ओवन बांध, ओवन बांध यह किस नदी पर है? यह नील नदी पर है। वहीं बात करें आश्वन बांध, यह किस नदी पर है? यह भी नील नदी पर है। वहीं बात करें केंजी बांध, केंजी बांध, केंजी बांध यह नाइजर नदी पर है। यह नाइजर नदी पर है। वहीं बात कर लेते हैं करीबा बांध। करीबा बांध बहुत बार एग्जाम में आया। यह जाम्बेजी नदी पर है। करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लेगून नहीं है? यानी कौन सी झील एक लेगून झील नहीं है? देख लेते हैं कौन सी एक लेगून झील नहीं है। तो इसमें जो है पेरियार झील जो है वह एक लेगून झील नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों जो है लेगून झील है। वहीं बात करें चिल्का झील की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ी तटीय झील है। सबसे बड़ा तटीय झील भारत का कौन है? चिल्का झील। यहाँ पे नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है। नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर है। वहीं बात करें भारत का सबसे अधिक खारे पानी का, सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो यह है सांभर झील। यह राजस्थान में है सांभर झील। इसका क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर। 230 वर्ग किलोमीटर। वहीं सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है वूलर झील। कौन सा है? वूलर झील है। वहीं बात करें अष्टमुडी झील, तो अष्टमुडी झील यह भी केरल में है। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में है। केरल में 3 झील फेमस झील हैं, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील। वेम्बनाड झील नौका योग्य झील है वेम्बनाड झील। वहीं भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो वह कौन सा झील है सबसे ऊंचाई पर स्थित? तो सिक्किम में वह झील है। कौन सा झील है? चोलामू झील। कौन सा झील है? चोलामू झील जो है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चलिए, अच्छा ये जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील की बात करें तो यह जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है, जिसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और बाकी का जो 16% है वह तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। बेरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। वहीं पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत है अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी नदियाँ। वहीं इसके पश्चिमी छोर पे एक नहर बनाया गया। पुलिकट झील के पश्चिमी छोर पे एक नहर बनाया, वह नहर है कनिंघम नहर। कौन सा नहर है? कनिंघम नहर। बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए, और इसी पर एक अभ्यारण्य भी है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश के नालोर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर हिस्से वाले जिले में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई होती है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है कम होती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 850 से 900 मीटर। कहीं कहीं आपको मिलेगा 900 से 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर जो है
शिवालिक की ऊंचाई होती है, यह हिमालय का सबसे निचला यानी हिमालय में प्रवेश वाला क्षेत्र होता है। और उसके बाद होता है लघु हिमालय। कौन होता है? लघु हिमालय, जिसकी ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर के आसपास होता है। 1800 से 3000 मीटर के आसपास। हिमालय का सबसे ऊंचाई वाला होता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय यानी सारे जो ऊंची चोटियां हैं वह इसी बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। इसकी एवरेज ऊंचाई होती है लगभग 6000 मीटर। कितना होता है? 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट वगैरह जितने हैं सब बृहद हिमालय के भाग हैं। और ट्रांस हिमालय की बात करें, जो उस पार, जो पार हिमालय भी कहा जाता है, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई इससे कम होती है, लगभग 5800 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं नायर जनजाति जो होती है, नायर जनजाति, उसमें जो है परिदर्शक पति प्रथा चालू है। परिदर्शक पति प्रथा किसमें प्रचलित है? तो यह नायर जाति में प्रचलित है। वहीं संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। पुजारी को क्या कहता है ये लोग? संथाली लोग नायक कहता है। वहीं ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। वहीं भारत की आद्य जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति। गोंड जाति भारत की आद्य जनजाति। वहीं शोम्पेन जनजाति यह कहाँ पाई जाती है? यह निकोबार द्वीप पे पाई जाती है। निकोबार द्वीप पे पाई जाती है। सहरिया जनजाति यह राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। वहीं नाच गान करके अपनी जीविका पालन करने वाला जनजाति है गरासिया जनजाति, वह यह भी राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जापानी पर्वतारोही जुंको तबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो माउंट एवरेस्ट पे जो जुंको तबई पहली महिला चढ़ी थी वह कब चढ़ी थी? तो ये चढ़ी थी 1975 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1975 ईस्वी में यह चढ़ी थी। वहीं सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले चढ़ने में न्यूजीलैंड के थे, न्यूजीलैंड के एमंड हिलेरी, यह 1953 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है नेपाल के शेरपा को। नेपाल के शेरपा को जो है सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड है। वहीं बात करें भारत का चढ़ने वाला प्रथम महिला थी बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वहीं 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कोई महिला है तो वह है संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य के बीच है मालवा का पठार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैप में देखते हैं अरावली और विंध्य, बाकी ये सारे पठार की स्थिति कहाँ है। प्रश्न है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो ये हुआ अरावली पर्वत श्रृंखला और ये हुआ सतपुड़ा, और इसके बीच यहाँ वाला ये इलाका है कौन सा? यही है मालवा का पठार। कौन है? मालवा का पठार। वहीं है दक्कन का पठार। तो ये महाराष्ट्र और ये तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र और तेलंगाना में ये फैला हुआ दक्कन का पठार, ये सेंटर में है दक्कन का पठार। वहीं छोटा नागपुर का पठार, तो ये हुआ छोटा नागपुर का पठार का विस्तार, ये झारखंड वाले इलाके में है छोटा नागपुर का पठार। और प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला जो एरिया हुआ ये हुआ प्रायद्वीपीय पठार। चलिए प्रश्न है, निम्न में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो ये मापा जाता है चेन्नई के तट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से? चेन्नई के तट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों राज्यों का भाग नहीं है? तो इसमें नहीं है सिक्किम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं मैप में, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। मैप में एक बार देख लेते हैं कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो 7 सिस्टर की बात है तो इसमें 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के। अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये सेंटर में असम। सिक्किम जो है यह पूर्वोत्तर 7 सिस्टर राज्यों का भाग
नहीं है। प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? बहुत बार ये एग्जाम में आया है। तो ये है अजंता पर्वत श्रेणी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे श्रेणियों को हम लोग मैप में समझ लेते हैं ताकि हम लोग फिर कभी नहीं भूले। चलिए देखते हैं मैप में। प्रश्न था कि किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक ही राज्य में है? तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये हो गया मेरा महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है ये हो गया महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये है अजंता पर्वत श्रृंखला। अजंता पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। वहीं बात करें अरावली की, अगर बात करें तो अरावली श्रृंखला, ये हुआ अरावली श्रृंखला, इसका विस्तार राजस्थान में भी है, थोड़ा गुजरात में भी है और यहाँ मध्य प्रदेश में भी है। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ। वहीं बात करें सतपुड़ा, तो ये हुआ सतपुड़ा, इसका विस्तार जो है, इसका भी विस्तार 3 राज्यों में कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और ये गुजरात में भी इसका विस्तार पाया जाता है। वहीं सह्याद्री की बात करें तो ये पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। तो इसका जो विस्तार है ये 2-3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। इधर कह सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये वाले क्षेत्र में जो है सह्याद्री का विस्तार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ था। बिल्कुल सही, 29 में हुआ था और ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1951 में, ये गलत है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में किया गया। कब किया गया था? 1952 में किया गया था और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं मान बुकर पुरस्कार या इसकी शुरुआत 1969 में किया गया था। ये भी सही है, 1969 में इसकी शुरुआत किया था मान बुकर, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये 1969 में शुरू किया गया था। ये भी सही है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म क्षेत्र में दिए जाते हैं। 1969 से प्रारंभ हुआ। एक स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न यह कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न पुरस्कार, जो 1954 से इसकी शुरुआत किया था भारत रत्न से। इसमें इस मेडल में पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य का चित्र अंकित रहता है। सूर्य के चित्र का अंकित रहता है और 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, ये था एडिटोरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे 50 प्रश्नों को समझने का कोशिश किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।